नमस्कार, स्वागत है नो योर एमपी में। हमारा शो जो आपको रूबरू कराता है आपके नेताओं से, उन सांसदों से जो जीत कर आए हैं इस 15वीं लोकसभा में। हमारे आज के मेहमान 2009 में लोकसभा चुनाव जीतकर पहली बार संसद में आए और इस पहली टर्म में ही उन्होंने अपने लिए एक खास पहचान बनाई है। आइए मिलते हैं बीकानेर से हमारे आज के सांसद श्री अर्जुन मेघवाल जी से। शो में आपका बहुत बहुत स्वागत है मेघवाल जी। आपको भी धन्यवाद। आपका सफर इंडियन पोस्ट एंड टेलीग्राफ डिपार्टमेंट से शुरू हुआ और आज संसद तक पहुंच गया है। इन दोनों इवेंट्स के बीच क्या क्या हुआ, हमें बताएं। देखिए, मेरे जीवन में बहुत सी घटनाएं घटी जी, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण घटना जो घटी वो है लोकसभा में पहुंचना, और वो मुझे गौरवान्वित भी करती है, उत्साहित भी करती है और आनंद भी देती है। देखिए, मैं बीकानेर शहर के पास एक छोटे से कस्बे में जन्मा और मेरी कभी कोई कल्पना नहीं रही कि मैं कोई बहुत बड़ा अफसर भी बनूंगा। मैंने मेरा कैरियर टेलीफोन ऑपरेटर से स्टार्ट किया 1974 में, और ऑपरेटर से मैं कलेक्टर तक पहुंचा जी। इस लंबी यात्रा में कई जीवन में उतार चढ़ाव भी आए, लेकिन जब मैं चूरू कलेक्टर पे पोस्टेड था तो वहां एक ऐसी घटना घटी जिससे मैं राजनीति में आ गया। और राजनीति में आने पे मुझे ये लगा कि ये एक ऐसा क्षेत्र है, ये एक ऐसा कैनवास है कि इसमें तो मुझे बहुत पहले आ जाना चाहिए था। जो मुझे इंटरेस्ट भी इसमें आ रहा है, लाइकिंग भी है, और मुझे लगता है कि मैं जो बोल रहा हूं या मेरा जो सोच है जी, वो पूरे कंट्री में रिफ्लेक्ट हो रहा है जी। इशू बेस भी, नेशनल और इंटरनेशनल इंटरेस्ट पे भी, मेरे क्षेत्र की समस्याओं पे भी जी। और जो जनता का एक सही प्रतिनिधि होना चाहिए उसके रूप में मैंने अपना आप को ढालने का प्रयास किया है। मैं पिछला बैकग्राउंड एकदम भूल गया हूं कि मैं कभी ब्यूरोक्रेट भी था क्या। एंड बिल्कुल मैं जनप्रतिनिधि, जिसमें भी मैंने अभी जो भावनाएं चल रही है इस देश में कि जनप्रतिनिधि कैसा होना चाहिए, हमारा जनप्रतिनिधि हमारी अपेक्षाओं पे खरा उतर रहा है कि नहीं उतर रहा है जी, वो सारा विश्लेषण मैं समय समय पर करता रहता हूं। और इस कारण आपने देखा होगा मेरी जो प्रोफाइल पीआरएस देता है या एलएस टीवी के भी मैं कई प्रोग्राम दे चुका हूं, तो इनसे मुझे ऐसा लगता है कि ये क्षेत्र मेरे लिए सबसे फिट जी एक क्षेत्र है, ऐसा महसूस करता हूं। मेघवाल जी, वो ऐसी कौन सी चीज है, ऐसा कौन सी प्रतिभा है या टैलेंट है जो आपको लगता है कि आपको काबिल बनाती है जनप्रतिनिधित्व करने के लिए? देखिए, जो मेरा बैकग्राउंड है उसे मुझे योजनाओं की जो जानकारी प्राप्त करने में देरी नहीं होती। जी जी। दूसरी जो बड़ी बात यह है कि मेरी एक डाक देखने की आदत है। हो सकता है बहुत से एमपी देखते होंगे, लेकिन मैं रेगुलर डाक देखता हूं। डाक देखते ही मुझे पता चल जाता है कि अगले सप्ताह में क्या होने वाला है और कौन से क्वेश्चन लगने वाले हैं, कौन से मोशन लगने वाले हैं, कौन से बिल लगने वाले हैं। उनकी सारी तैयारी करके मैं जाता हूं। इसलिए कभी कभी इमरजेंसी में हमारे नेता प्रतिपक्ष जो हमारी नेता है वो कहती है कि इसमें कोई तैयार है क्या, तो इस समय मैं सबसे पहले रेडी रहता हूं कि मैं इस बिल पे भी बोल सकता हूं, मैं इस मोशन पे भी बोल सकता हूं, मैं इस सब्जेक्ट पे भी बोल सकता हूं, क्योंकि मेरे थैले में ये सारे मसाले रहते हैं। जी मेघवाल जी, जब आप चूरू के कलेक्टर थे तो आप पर एक किताब लिखी गई, एक कलेक्टर ऐसा भी। क्या वजह थी उस किताब की और उस किताब में क्या है? देखिए, मेरा अचानक ट्रांसफर हो गया था। जनता को ये अपेक्षाएं नहीं थी कि भी अभी तो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगा हुआ है। 2008 का साल था, अक्टूबर का महीना था जी, 31 अक्टूबर, और 1 नवंबर को मेरा ट्रांसफर हुआ था। एक कोई कंप्लेंट गई चुनाव आयोग में और चुनाव आयोग ने उसको ढंग से डील नहीं किया और देखा कि हम एक कलेक्टर को हटा देंगे तो पूरे स्टेट में मैसेज आएगा कि भाई कोई गड़बड़ करेगा तो चुनाव आयोग किसी को भी हटा सकता है, काम अच्छा हो जाएगा, हमारा चुनाव बढ़िया हो जाएगा। बाद में तो चुनाव आयोग को भी ये फील हुआ कि हमने इसकी जांच करके हमें क्या हटाना चाहिए था। तो जब मैं अचानक हटा तो एक विकलांग व्यक्ति था जो मेरे यहाँ आया करता था जी, मेरे ऑफिस में, और उसकी कोई डिमांड नहीं थी। उसकी इतनी डिमांड थी
कि मेरे घर में और तो सब है, लेकिन एयर कंडीशन का मैं कभी आनंद नहीं ले पाया। ना मेरे पास एयर कंडीशन की कोई गाड़ी है जी, या ना मुझे कोई बैठाता है, उसकी दोनों टांगे नहीं थी। तो मुझे उसने कहा, क्या कलेक्टर साहब, आप अपने चैम्बर में मुझे बैठने की इजाजत दे सकते हो क्या? बहुत से लोगों ने मना किया, मेरे निजी स्टाफ ने भी मना किया, पर मुझे अंदर से लगा कि मैं इसमें बैठा हूं, एयर कंडीशन चल रही है, या मीटिंग ले रहा हूं, अफसर बैठे हैं, खर्चा तो इतना ही आ रहा है, ये अगर चुपचाप यहां बैठ जाता है तो इसमें क्या प्रॉब्लम है? तो वो बैठा रहता था, कभी कभी 2 घंटे 3 घंटे। वो अचानक मेरे ट्रांसफर के बाद आया और उसने देखा कि भाई कहाँ गए कलेक्टर साहब, कि वो तो चले गए, ट्रांसफर हो गया। तो उसने लोगों को कहा, भाई ये ऐसा कलेक्टर नहीं आना। तो लोग भूल तो गए थे 1-2 दिन में, अभी नया कलेक्टर आ गया, नया ज्वाइन कर लिया, नए कलेक्टर से लोग मिलने लग गए, लेकिन उसने याद दिलाया कि उसने देखो ये काम किया, सालासर के अतिक्रमण उसने हटाए, इतना पुराना मंदिर था, कोई अतिक्रमण हटा नहीं रहा था, इतनी हिम्मत की। साबा का तालाब था इतना फेमस, वो ठीक किया, हमारी सड़कें चौड़ी की, बस स्टैंड तो ठीक किया। अरे भाई ऐसा कलेक्टर नहीं आना। तो जनता को लगा कि नहीं बात तो ये ठीक कह रहा है। तो फिर वहां के नागरिकों ने मिलकर के एक किताब निकाली जिसका शीर्षक था, एक कलेक्टर ऐसा भी। जी, अक्सर ये कहा जाता है ब्यूरोक्रेसी में जो लोग हैं, जो सर्विस में काम करते हैं, उनका जनसंपर्क ज़्यादा नहीं होता, तो वो एक तरह से कट जाते हैं लोगों की समस्याओं से और लोगों की परेशानियों से। और शायद इसलिए आप पे ये किताब भी लिखी गई, क्योंकि ऐसे कलेक्टर ज़्यादा नहीं मिलते हैं। आपकी जो पर्सनल फिलॉसफी है वो आपको इस दिशा में पुश करती रही शुरू से ही। इसके पीछे क्या कारण है? क्यों आप जनसंपर्क इतना खास आपके लिए महत्व रखता है? ये मेरी स्वभाव में ही है। मैं पसंद करता हूं लोगों से मिलना, और अगर कोई वाजिब डिमांड है तो उसकी पूर्ति करने का प्रयास करता हूं। जी, देखिए, आपने जो अभी पहला प्रश्न किया कि ब्यूरोक्रेट्स जो है जनप्रतिनिधि अच्छे नहीं होते, बहुत से पार्टियों ने ब्यूरोक्रेट्स को टिकट दी, तो बहुत कम परसेंटेज हैं जो सस्टेन किए। जी, या तो हार गए या जनता ने उनको कहा कि भाई इसमें तो अकड़ है, घमंड है, ऐसा महसूस किया। मैं आपको बताना चाहता हूं कि ब्यूरोक्रेसी में आप एंजॉय तो ज्यादा कर सकते हो, क्योंकि आपके पास पावर होती है, आपकी साइन से ही, आपकी कलम से ही वहां पे सैंक्शन जारी होती है, चाहे एनआरएचएम की हो, चाहे इंदिरा आवास की हो, चाहे नरेगा की हो। जी, एक कलेक्टर को इतनी काफी सारी पावर्स होती है। यहां जनप्रतिनिधि को वो पावर तो नहीं है, लेकिन आप पॉलिसी को चेंज करने का पावर रखते हो। तो वो मेरे लिए ज्यादा महत्वपूर्ण है कि ऐसी कोई पॉलिसी बन जाए जिसके कारण पूरे देश में एक उसका कंट्रीब्यूशन हो। और ऐसा मेरे इस 2-2.5 साल के पीरियड में हुआ है, जिसमें कई ऐसी पॉलिसी को चेंज करने में मैं सक्षम रहा हूं। जैसे मैं बताऊं, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में रिफंड का सिस्टम नहीं था, उसमें इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को उन्होंने यूज किया कि अगर कोई आदमी इनकम टैक्स देना भूल गया हो तो वो कंप्यूटर पे बैठा बैठा जमा करा सकता है, लेकिन रिफंड ऑटोमेटिक नहीं। तो मैंने फाइनेंस बिल पे बोलते समय वित्त मंत्री जी को कहा कि आपने ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का एक तरफ कैसे यूज किया, ये दोनों तरफ यूज करना चाहिए था आपको। रिफंड भी ऑटोमेटिक आना चाहिए था, नहीं तो लोग जो बीच में दलाल होते हैं वो जाते हैं, वो कहते हैं आपका चेक बना हुआ है, इसमें करप्शन इन्वॉल्व है। तो ये वित्त मंत्री जी को बात बहुत अच्छी लगी, मेरे से नोट मांगा और उन्होंने एक्शन शुरू किया और अब लोगों के रिफंड शुरू हो गए। तो ये बात उस ब्यूरोक्रेसी में मैं रहता तो नहीं कर सकता था। पूरे ऑल ओवर इंडिया इसका इफेक्ट गया और बहुत से लोग मुझे मिलते हैं, बहुत से लोग मेरा वहां सम्मान करने के लिए बुलाते हैं। मैं अभी तमिलनाडु गया तो ईरोड में मेरा टैक्स बार ने सम्मान किया कि भैया आपने इतना बड़ा काम करा है, ये हम बहुत समय से कह रहे थे, नहीं हो पा रहा था। तो ये कैनवास बड़ा होता है इसलिए, लेकिन उसको ब्यूरोक्रेट का फायदा तो उसको लेना चाहिए पूरे इतिहास को ध्यान में रखते हुए कि मुझे ये योजनाओं की जानकारी है। लेकिन अगर उसको घमंड आ गया कि मैं तो सबसे ज्यादा जानता हूं, फिर वो सफल नहीं हो सकता जनप्रतिनिधि के नाते। जी, क्या ऐसा कोई वाकया था या कोई ऐसा समय था जो आपके जीवन में एक टर्निंग पॉइंट बना, जब आपने ये डिसाइड किया कि आपको अपना कैनवस बड़ा करना है, ज्यादा बदलाव लाने के लिए? और वाकया मैं इसको इलेक्शन कमीशन से ही जोड़ता हूं। मैंने इलेक्शन कमीशन को ये जरूर कहा कि भाई मुझे आप हटा रहे हो, हालांकि इट्स नॉट ए पनिशमेंट, लेकिन ड्यूरिंग द इलेक्शन आप हटाओगे तो एक मैसेज आएगा भी इसी को क्यों हटाया। तो मैंने कहा मेरी बात तो सुनो आप। उन्होंने कहा नहीं हम नहीं सुनते।
तो ये मेरे को पिंच किया। मैंने कहा ये क्या सिस्टम है भाई, आप किसी की बात ही नहीं सुनोगे, हटा दोगे उसको। हालांकि मुझे पोस्ट बड़ी मिली उससे, मैनेजिंग डायरेक्टर मला में राजस्थान स्मॉल इंडस्ट्री कॉर्पोरेशन का, लेकिन वो बात नहीं थी। बात ये थी सुनते क्यों नहीं हो। बाद में इलेक्शन कमीशन जब इंक्वायरी की तो उनको भी महसूस हुआ कि हमसे कोई गलती हो गई, क्योंकि इसकी तो कोई जो शिकायतों में जो तथ्य दिए थे वो तो सब झूठे थे। तो मुझे ये पिंच किया, और बाद में फिर पार्टी ने भी ऐसा महसूस किया कि हमें बीकानेर में चूंकि लोकल आदमी चाहिए, तो उन्होंने टिकट ऑफर किया और मैं उसमें चुनाव लड़ लिया और आज आपके सामने बैठा हूं। जी, आपसे पहले जो आपके लोकसभा क्षेत्र को रिप्रेजेंट कर रहे थे वो धर्मेंद्र जी थे, एक बड़े बॉलीवुड एक्टर। तो जब आपको पार्टी ने ऑफर दिया ये इस जगह से चुनाव लड़ने का, तो एक चुनौती थी या आप कॉन्फिडेंट थे कि आप? नहीं, बिल्कुल चुनौती थी। मुझे 5 मार्च 2009 को टिकट मिला। मैं जब बीकानेर पहुंचा तो मेरा स्वागत भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने भी किया कि ये टिकट के लेकर के आए, हमारे उम्मीदवार हैं लोकसभा में। लेकिन मेरा स्वागत कुछ कांग्रेस के लोगों ने भी किया। एक बोर्ड लगाया उन्होंने बड़ा, और उस बोर्ड पे उन्होंने लिखा कि पहले एक्टर, मतलब इससे पहले धर्मेंद्र जी थे, एक्टर थे, पहले एक्टर फिर कलेक्टर। ना एक्टर आया है ना कलेक्टर आएगा, क्योंकि कलेक्टर पर्ची देके मिलता है और पर्दे में रहता है। जनहित में जारी, ये कांग्रेस पार्टी के द्वारा लिखाया था। तो मैंने उसको ढंग से पढ़ा और मैंने उसको चुनौती स्वीकार किया। मैंने कहा देखो, अपने पे भ्रष्टाचार के आरोप नहीं है, अपने पे ये आरोप नहीं है कि आदमी गड़बड़ है या घमंडी है। अपने पे ये आरोप है कि अगर हमने जनता के साथ संवाद नहीं बनाया, जनता से मिले नहीं हम ज्यादा, तो जनता हमें शायद लाइक नहीं करेगी, और अगर पैराशूट उम्मीदवार हम रहे तो स्वीकार नहीं करेगी। तो मैंने क्या किया कि उस 2 महीने में मैं जनता से घुल गया। मैं गया जनता के बीच में बैठा, बोला आप क्या चाहते हो। मैंने भाषण कम दिया वहां, मैंने जनता से पूछा कि आप कैसा एमपी चाहते हो। तो उन्होंने कहा ये कौन सा कैंडिडेट आएगा जो हमें पूछता है कि आप कैसा एमपी चाहते हो। इससे जनता का मेरा सीधा संवाद हो गया और मैंने जनता से बहुत सी चीजें ली और उसको मैं अब इंप्लीमेंट कर रहा हूं। जी, मेघवाल जी, पॉलिटिक्स में आप अपना इंस्पिरेशन किसको मानते हैं? देखिए, राजनीति में प्रेरणा स्रोत कोई न कोई होता है जी। मैं श्रीमती सुषमा स्वराज को जब मैं राजनीति में नहीं था तब भी बोलते हुए देखता था, तो इनका शब्दों का चयन, सब्जेक्ट पे मास्टरी, ये मुझे कहीं न कहीं अंदर से उद्वेलित भी करती थी और प्रेरणा भी देती थी। और मैं सोचता था मुझे भी कभी मौका मिला तो मैं भी इस तरह का बोलने का प्रयास करूंगा। तो मेरे यूं मानिए कि मेरे प्रेरणा के रूप में मैं अधिकतर, वैसे और भी लोग होंगे मेरे, लेकिन मैं ज्यादातर श्रीमती सुषमा स्वराज को मेरी प्रेरणा के स्रोत मानता हूं। मेघवाल जी, एक छोटा सा ब्रेक लेंगे। इस समय वक्त आ गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार हम सवालों का सिलसिला जारी रखेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर। हम बात कर रहे हैं हमारे आज के सांसद श्री अर्जुन मेघवाल जी से, जो बीकानेर से सांसद हैं। मेघवाल जी, हम अभी आज के समय की बात करते हैं जबकि जनता में एक तरह से आक्रोश है और एक क्रेडिबिलिटी की कमी है पॉलिटिकल क्लास के प्रति। आपका जो पर्सनल एग्जाम्पल है उससे तो हमें लगता है कि जो खूबियां हैं, जो आपके पर्सनल टैलेंट्स हैं जो आपने इस्तेमाल किया अपने पॉलिटिकल लाइफ में, उस तरह के नेता आजकल कम दिखाई देते हैं। क्या ये सत्य है कि लोगों में जो क्रेडिबिलिटी है पॉलिटिकल क्लास के प्रति वो किन्हीं और कारणों से बढ़ गई है? देखिए, जनता ये चाहती है कि हमारा जनप्रतिनिधि हमारे साथ संवाद में रहे जी, जो मैं महसूस किया है। अब हम संवाद में कैसे रह सकते हैं? एक तो मैं मोबाइल खुला रखता हूं, 24 घंटे मेरा मोबाइल स्विच ऑफ नहीं होता। तो कभी भी कोई भी मेरा मतदाता मेरे से बात कर सकता है। एक तो ये मैंने महसूस कराया उनको
हालांकि वो मुझे टेस्ट भी करता है कभी नाइट में फोन करके कि एमपी साहब फोन खुला रखते हैं नहीं रखते हैं। दूसरा मैंने क्या किया, एक नया एक कंसेप्ट दिया और इट्स ए नोवेल आइडिया आल्सो जी, कि मैंने मेरे बीकानेर मुख्यालय पर एक सांसद सेवा केंद्र शुरू किया। ओके। उसमें कोई भी पत्र आता है हम उसको इन्वर्ट करते हैं, जो मतदाता लेकर आता है उसको हम रसीद नंबर देते हैं और उसके बाद उसको बताते हैं कि ये आपका 3 दिन में काम हो जाएगा या ये 5 दिन में हो जाएगा, ये या 10 दिन में हो जाएगा या ये संभावना कम है नहीं होगा। हम उसको जागरूक करते हैं। उसके बाद वो वापस लेकर के आता है कि मेरा ये 242 पे अंकित एक काम था, ये पर्ची है आपकी, उस पर क्या हुआ, तो हम कंप्यूटर देख करके बताते हैं कि भाई हमने जिला कलेक्टर को लिख दिया, ये होने वाला नहीं है, टाइम लगेगा, या इसका जवाब जिला कलेक्टर से आ गया है, ये हो गया आपका काम, उसको हम कॉपी दे देते हैं अगर हमारे पास कोई लेटर आया तो ये जो सांसद सेवा केंद्र मैंने जो शुरू किया है, ये वहां की जनता को कुछ नया लगता है। और ऐसा नहीं है कि मैं यहां बैठा हूं तो मेरा सांसद सेवा केंद्र काम नहीं कर रहा है। मैं जब बीकानेर में होता हूं तो मेरी 3 घंटे जन सुनवाई होती है डेली, 9 से 12, ये फिक्स है, इट इज ए फिक्स टाइम जी। मैं कोई कार्यक्रम का टाइम दूंगा तो 12 बजे के बाद का दूंगा। वाह, जो भी सामाजिक कार्यक्रम होंगे, पार्टी के कार्यक्रम होंगे, उनका सबका समय मेरा 12। तो जनता को पता है कि 12 बजे तक एमपी साहब उस सांसद के बाद सेवा केंद्र में मिलेंगे। अखबार में आ जाता है कि आज एमपी यहां रहेंगे बीकानेर में। अब मैं यहां हूं, सपोज करो अभी सत्र चल रहा है, दिल्ली में हूं, तो मेरा ऑफिस चालू है वहां, कोई इंपोर्टेंट डाक आई मेरे को, शाम को मेरे को मेल हो जाएगी, फैक्स हो जाएगी। मुझे लगा जैसे आज हमारे यहां बीकानेर में एक्सीडेंट हो गया, एक मास कैजुअलिटी, 7 लोग उसमें मर गए, उसकी संवेदनाएं प्रकट करना, कहां के वो लोग थे, उनके घरों में बात करना, हॉस्पिटल में बात करना, खून की कमी तो नहीं है क्या। मैं हूं यहां दिल्ली में, लेकिन मैं लगातार टच में हूं। तो जनता ये चाह रही है कि हमारा एमपी या हमारा जनप्रतिनिधि हमारे साथ संवाद में लगातार जुड़ा रहता है या नहीं रहता है। तो संवाद में हम एक तो मोबाइल से जुड़ सकते हैं, एक टेलीफोन से जुड़ सकते हैं, एक हम जन सुनवाई के माध्यम से जुड़ सकते हैं, एक उनकी जो एप्लीकेशन आती है उनका डिस्पोजल करके जुड़ सकते हैं, एक उनके जो प्रोग्राम होते हैं, शादी होगी, ब्याह हो गया, कोई डेथ हो गई, उनके घर में कोई प्रोग्राम हो गया, उसमें सम्मिलित होकर के जुड़ सकते हैं। तो अगर हम इस तरह से संवाद के माध्यम से लाइव रहेंगे तो जनता लाइक करने लग जाएगी। ये मैं महसूस करता हूं मेरे अनुभव से। लेकिन कभी कभी जो सांसदों को ये भी लगता है कि जो जनता की अपेक्षाएं हैं अनरियलिस्टिक हो जाती हैं, कुछ ज्यादा एक्सपेक्टेशंस बढ़ जाती हैं, उनसे आप कैसे? मैं ये महसूस नहीं करता जी। अभी जनता की अपेक्षाएं कम है, मैं महसूस करता हूं। कुछ होंगे 5-10% लोग जो रोज आ जाता है, आप छांट लीजिए। जनप्रतिनिधि को ये काबिलियत होनी चाहिए कि ये आदमी महीने में 10 बार आता है, उसको आप अलग कर दीजिए। बाकी जो आम जनता है वो तो बेचारी महीने में 1 बार आएगी, 2 बार आएगी, क्या फर्क पड़ता है उससे। जनता की अपेक्षाएं अभी जनप्रतिनिधि से कम है मेरे हिसाब से। जितनी जनता जागरूक होगी उतना ही लोकतंत्र मजबूत होगा। जनप्रतिनिधि से डरना नहीं चाहिए। वो फिर क्यों बने जनप्रतिनिधि? वो कोई दूसरा काम करिए, कोई अपना बिजनेस करिए, कोई और किसी प्राइवेट कंपनी में जाकर के काम करिए। अगर वो जनप्रतिनिधि है तो जनता की हर बात को सुनना चाहिए। अगर उसने जनता ने कोई गलत बात भी कह दी है तो उसको समझाइए, वो आपका मतदाता है जी। उसके कारण आप सुनकर के आए हो, उसको समझाइए भी ये काम आपका गलत है। जैसे कभी कभी मेरे पास रात को फोन आ जाता है तो मैं कहता हूं भी रात को फोन क्यों किया, कोई इमरजेंसी थी क्या, ब्लड आपको चाहिए था क्या, तो उसको समझाते हैं। वो कहते हैं नहीं बच्चे ने टेस्ट कर रहा था, बच्चा कैसे खेल रहा था, तो उससे चिढ़ना नहीं चाहिए जनप्रतिनिधि को जी। वो आम मतदाता है, उसका बच्चा खेल रहा था, आपको लग गया, आपने 2 बजे उठा लिया फोन मान लो, तो उससे क्या चिढ़ना जी, क्या है। आप अगर आप जिसको कहते हैं सार्वजनिक जीवन, तो सार्वजनिक जीवन में ये चीजें तो महसूस करेंगे। अगर कोई जनप्रतिनिधि ऐसा महसूस करता है कि जनता कुछ ज्यादा अपेक्षाएं करने लगी है, मैं अभी महसूस करता हूं अभी कि जितनी ज्यादा जनता महसूस करेगी उतना ही ज्यादा लोकतंत्र मजबूत होगा। ये हमारी डेमोक्रेसी की खूबी है कि जनता और जनप्रतिनिधि लगातार संवाद में रहे, यही खूबी है। और ये अगर रहेंगे तो लोकतंत्र भी मजबूत होगा, जनप्रतिनिधि भी मजबूत होगा। जी जी। आपने भारत के लोकतंत्र को काफी गहराई से देखा है एज अ ब्यूरोक्रेट और अब एक नेता के रूप में। क्या सबसे बड़ी मजबूती आपको क्या लगती है, क्या स्ट्रेंथ है भारतीय लोकतंत्र की? मैं भारतीय लोकतंत्र की स्ट्रेंथ जनता को ही मानता हूं। जनता वाकई समझदार है। आप देख रहे होंगे
कि 14वीं लोकसभा में जी आपराधिक प्रवृत्ति के लोग ज्यादा थे, 15वीं में कम हुए। और मुझे अब लगता है कि जिस तरह का वातावरण देश में बना है कि साफ सुथरे लोग लोकसभा में पहुंचने चाहिए, तो मैं निश्चित रूप से मानता हूं कि जो 16वीं लोकसभा होगी उसमें आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों की संख्या बहुत कम हो जाएगी। एंड इट इज ए गुड ट्रेंड फॉर द डेमोक्रेसी। मैं उसको बहुत अच्छा मानता हूं। जी जी। आपकी जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है बीकानेर, उसके बारे में हमें कुछ बताएं। देखिए, बीकानेर जो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंसी है, ये बहुत पुराना शहर है, ऐतिहासिक शहर है, पर्यटन के दृष्टिकोण से भी बहुत मजबूत है। दोहरों की धरती जिसको हम बोलते हैं, मरु प्रदेश या मरु क्षेत्र, उसका एक हृदय स्थल है। हमारे यहाँ पे बिजनेस के रूप में तो ऊन का धंधा काफी फेमस है। पापड़, भुजिया, रसगुल्ला, ये काम वहाँ बीकानेर में बहुत होता है जी। ये हैंडीक्राफ्ट का काम भी बहुत होता है और हैंडलूम का काम भी बहुत होता है और एक सैनिटरी वेयर का काम भी वहाँ काफी होने लग गया है। तो मेरा ऐसा मानना है कि अभी जो सोलर का एक नया प्रोजेक्ट चला है नवीनीकरण के नाते, तो सोलर का जो ताप है वो बीकानेर जिले में काफी रहता है, उसकी एनर्जी। तो सोलर हब हमारा बीकानेर बन सकता है, पावर हब हमारा बीकानेर बन सकता है। गेज परिवर्तन का काम जो अटका हुआ था, मैं जब बना लोकसभा सदस्य तो बड़ा काम हमारा ये था कि बीकानेर दिल्ली से जुड़ा हुआ नहीं है, गेज परिवर्तन का काम 8 साल से अटका हुआ है जी। मैंने मेरा प्रयास करके गेज परिवर्तन के काम को पूरा कर दिया। कनेक्टिविटी बढ़ गई बीकानेर की, तो अब बीकानेर के विकास के रास्ते खुलेंगे। अभी एक एयरपोर्ट का काम भी अटका हुआ था जी। जो अभी 15 नवंबर को मैं रक्षा मंत्री से मिला, उसके बाद एक एनओसी एयरफोर्स ने जारी कर दी। मुझे लगता है कि मार्च 2012 तक हम बीकानेर जो है हवाई सेवा से भी जुड़ जाएंगे, क्योंकि हमारी सेंट्रल यूनिवर्सिटी का प्रोजेक्ट था जी। वो हवाई सेवा नहीं होने के कारण चला गया। इसलिए बीकानेर की जनता में इसको बहुत रोष था कि हमारी सेंट्रल यूनिवर्सिटी हमसे क्यों चली गई। मैंने यहाँ कपिल सिब्बल साहब से भी मिला, एचआरडी मिनिस्टर से मिला, मैंने कहा हुआ क्या, क्यों गया, जब हम हर तरह से पात्र थे। और जो व्यास कमेटी बनी थी उसने रिकमेंड किया कि बीकानेर एजुकेशन हब बनना चाहिए, तो फिर ये हमारा सेंट्रल यूनिवर्सिटी क्यों गया। तो पता चला कि जो यहाँ प्रोफेसर हैं या फैकल्टी के लोग हैं वो हवाई सेवा अगर नहीं है तो वहां जाकर के रह नहीं सकते, ट्रेन से सफर करने में उनको दिक्कत रहती है। ये मुझे भी ठीक नहीं लगा, लेकिन चला गया। इसलिए मुझे ये पीड़ा थी कि हमारे बीकानेर को हवाई क्षेत्र से मुझे जोड़ना ही जोड़ना है, चाहे किसी भी लेवल पे जाकर के मुझे प्रयास करने पड़े। तो मैं इस सिलसिले में रक्षा मंत्री जी से 2 बार मिला था जी। और लास्ट जब मिला तो मैंने ये बहुत ढंग से बात रखी और मेरा बात मान ली गई, एनओसी जारी हो गई। तो मुझे लगता है कि 2012 में मार्च में या अप्रैल में बीकानेर हवाई सेवा से भी जुड़ जाएगा जी। मेघवाल जी, एक सांसद रिप्रेजेंट करता है एक कॉन्स्टिट्यूएंसी को, और उस कॉन्स्टिट्यूएंसी की एक कंटिन्यूटी होती है, एक सिलसिला होता है। जो पहले किसी ने रिप्रेजेंट किया था उसके बाद भी सोचना पड़ता है उसको कि वो रिप्रेजेंट दोबारा कर पाएगा या नहीं, और एक 5 साल का विंडो पीरियड रहता है जिसमें वो अपना विजन इम्प्लीमेंट कर सके। क्या ये समय काफी है और किस तरह के चेंजेस एक सांसद कर सकता है इस समय में? देखिए, ये 5 साल का समय मेरे हिसाब से ठीक है। ये दुनिया के और देशों में भी हमने अध्ययन किया है जी, और कॉन्स्टिट्यूशन भी बढ़े हैं, तो करीब करीब 5 साल है, कई जगह 4 साल है। लेकिन इंडिया की जो सिचुएशन है, जनसंख्या ज्यादा है, ज्योग्राफिकली एरिया देखते हुए 5 साल का पीरियड यहाँ ठीक है। दोबारा रिपीट होने के लिए जो मैं समझता हूं कि जनता बहुत जागरूक हो गई है, वो हमारे जनप्रतिनिधि को देखती है कि वो कितने बजे उठता है, कितने बजे सोता है, जनता के बीच कितना रहता है, ऐशो आराम कितना करता है, और ट्रेन से सफर करता है, बस से सफर करता है, बाई रोड कितना सफर करता है, सफर करता है कि नहीं करता है। ऐसा नहीं है कि उसको मैं क्या कर रहा हूं हमारी जनता को पता नहीं है, सब पता है। तो जब जनता को ये लगता है कि नहीं, ये हमने देख लिया, ये हमारा आदमी ठीक है, तो वो निश्चित रूप से दोबारा रिपीट होता है। और जब जनता को ही लगने लग जाता है कि हमने तो इसको इन अपेक्षाओं से जिताया था, ये तो दूसरे कामों में लग गया, तो फिर वो रिपीट नहीं होता है। आने वाले दिनों में क्या प्लान्स हैं अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी के बारे में आपके लिए? मेरी संसदीय क्षेत्र है
उसमें जो मैं अभी एयरपोर्ट की बात कर रहा था, सबसे बड़ा तो काम हमारा हवाई सेवा से जुड़वाना और उसके बाद कोई अच्छे प्रोजेक्ट 2-3 लाना। रोजगार के हमारे यहाँ अवसर इतने नहीं है जितने होने चाहिए, तो हम सोच रहे थे, एक हमारा बड़ा प्रोजेक्ट था सिलिकॉन वैली का, वो कंप्यूटर का चिप्स बनाने वाला एक कारखाना लगने वाला था हमारे यहाँ, और बंगलोर की एक कंपनी थी, वो है MNC, उसने कहा बीकानेर ज्योग्राफिकली भी क्लाइमेट के हिसाब से भी सूट करता है हमें, और यहाँ पे चिप्स कंप्यूटर की बन सकती है। तो वो भी कई कारणों से डिस्टर्ब हुआ। तो हम चाहते हैं कि एक तो इस सिलिकॉन वैली का जो प्रोजेक्ट है वो डेवलप हो। एक हमारे यहाँ पे मेगा फूड पार्क का प्रोजेक्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से हमें लेना है, क्योंकि हमारे यहाँ पे फूड से संबंधित बहुत इंडस्ट्री है। तो मेगा फूड पार्क हमें अगर मिल जाएगा तो मुझे लगता है कि हमारे जो लोग लगे हुए हैं पापड़ में, भुजिया में या और काम में, छोटे छोटे हाउस होल्ड इंडस्ट्रीज में, उनको ज्यादा रोजगार मिलेगा, इनकम उनकी बढ़ जाएगी। और तीसरा मेरा अभी एक प्रोजेक्ट है कि हमारी एक एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, उसको हम नेशनल लेवल का दर्जा दिलवाना चाहते हैं, क्योंकि हम सेमी एरिड जोन में हैं वहां पे और रेगिस्तान का इलाका है हमारा। तो अनुसंधान और रिसर्च के क्षेत्र में एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी तो है, लेकिन अगर उसको सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी का दर्जा मिल जाएगा तो उसके बाद अनुसंधान का क्षेत्र बहुत अच्छा हो जाएगा। ये 3-4 प्राथमिकताएं हमारी इसमें हैं, जिसमें रोजगार ओरिएंटेड जो है ना, एम्प्लॉयमेंट ओरिएंटेड हमारा जो है इशू ज्यादा रहेंगे। बिल्कुल। मेघवाल जी, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धीरज जी, आपको भी और आपकी पूरी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे अर्जुन मेघवाल जी बीकानेर से हमारे आज के सांसद। अगले अंक में हम फिर हाजिर होंगे एक और सांसद के साथ। तब तक के लिए मैं धीरज सिंह अपनी पूरी टीम के साथ आपसे विदा लेता हूं। धन्यवाद।